सोचिए, जब इंसान के पास न घर था, न कपड़े, न खेती, फिर भी वो जिंदा थे। तो आखिर स्टोन एज में इंसान रहते कैसे थे, कैसे जीते थे, लाइफ कैसे सर्वाइव करते थे। आज की इस क्लास में हम जानेंगे स्टोन एज क्या होता है। स्टोन एज के तो 3 पार्ट्स हैं, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। उनके बारे में जानेंगे। ह्यूमन लाइफ, टूल्स, वो औजार कैसे यूज़ करते थे और इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी स्टोन एज की, उसको भी हम जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। आज की इस क्लास में हम आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लेकर आए हैं। स्टोन एज की जो डिफरेंट साइट्स हैं उनको याद करना है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और उनकी ह्यूमन लाइफ के बारे में भी जानेंगे, कैसे लाइफ सर्वाइव करते थे। तो वन एग्जाम के लिए आपके लिए ये जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की हमारा जो क्लास है वो टॉपिक है स्टोन एज के कुछ फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। हर एग्जाम में पूछते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी मैं बताऊंगा उसको याद करते हुए चलिएगा और रिवीजन करिएगा, इनको याद करना ही करना है आपको। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री क्या है। तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा है? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री क्या है? जिसमें कोई भी रिटर्न साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसको प्री हिस्ट्री कहा गया। प्रोटो हिस्ट्री में रिटर्न साक्ष्य तो मिले हैं, एविडेंसेस ऑफ रिटर्न अवेलेबल, बट रीडेबल नहीं है, मतलब उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल है तो इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। और हिस्ट्री को कैसे में कैटेगराइज करते हैं? जिसमें रिटर्न स्क्रिप्ट मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं और उसको पढ़ा भी जा सकता है, तो वो क्या हो गया हमारा हिस्ट्री हो गया। तो देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्ट्री, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, और नीचे ऑप्शन देगा 3, 2, 1, 4, तो आपको 3 को सिलेक्ट करना है। देखिए स्टोन एज नाम से क्लियर होता है कि पत्थरों का युग, ना पाषाण युग। तो स्टोन एज में क्या था कि जो मानव था, जो औजार यूज़ करता था, वो पत्थरों का यूज़ करता था। तो इसलिए जो स्टोन एज उसका नाम पड़ गया। स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है? पेलोलिथिक एज, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ये पूरा पाषाण युग। दूसरा है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण युग। तीसरा है न्यूलिथिक एज, जिसे नव पाषाण युग भी कहा जाता है। पेलोलिथिक एज में जो हमारे जो स्टोन था, जो पत्थर था, वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड नहीं था, वेल स्ट्रक्चर नहीं था, पॉलिश नहीं था, तो उस टाइप के टूल्स को मानव यूज़ करता था। मेसोलिथिक एज में मध्य पाषाण युग, उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज, नव पाषाण युग। नाम से क्लियर होता है कि नव मतलब नया। तो इसमें क्या था, जो मानव जो टूल्स को यूज़ करता था, जो औजार यूज़ करता था, वो पॉलिश था, वेल डिफाइंड था, मीन्स काफ़ी अच्छे तरीके से तराशा गया था, जो कि पेलोलिथिक एज में और मेसोलिथिक एज में नहीं था। तो ये थे हमारा 3 टाइप्स ऑफ स्टोन एज, पेलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज। याद करिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेगा, वनडे एग्जाम में, कि स्टोन एज को कितने भाग में विभाजित किया गया है। तो कितने भाग में? 3 भाग में, पेलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जिस भी युग में जिस प्रकार के मटेरियल्स मिले, उसको, उस युग को उसके नाम से जाना गया। स्टोन एज, उसमें स्टोन मिला, पत्थर का युग था, इसलिए वो स्टोन एज कहलाया। आगे देखेंगे ब्रॉन्ज का इस्तेमाल होने लगा, तो वो ब्रॉन्ज एज कहलाया, ब्रॉन्ज युग। और आगे, उसके आगे आयरन, जब आयरन की खोज हो गई, लोहे की खोज हो गई, तो आयरन एज के नाम से जाना गया। तो 3 स्टेज हैं, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट करिएगा। इसको किसने डिस्क्राइब किया था? तो उनका नाम है क्रिश्चियन जर्गेंसन थॉमसन, या इनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क्रिश्चियन जे थॉमसन। तो याद रखिएगा, ये डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने 1836 एडी में, ईयर कौन सा है? 1836 एडी में 3 स्टेज, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज की को डिस्क्राइब किया था। क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट क्या है? जो पेलोलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है और जो न्यूलिथिक एज है, इसको किसने कैटेगराइज किया? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया है। तो इसको देखिए, पेलोलिथिक एज और जो न्यूलिथिक एज है, इसको कैटेगराइज किया है जॉन लुबॉक ने। ईयर कौन सा है? 1863। तो पेलोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज को कैटेगराइज किया है जॉन लुबॉक ने इन 1863। काफ़ी बार क्वेश्चन में है, इसको भी नोट करिएगा। मेसोलिथिक एज को किसने कैटेगराइज किया है? CL कार्लाइल ने इन 1867 में। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो पेलोलिथिक और जो न्यूलिथिक एज है, जॉन लुबॉक, और मेसोलिथिक एज ने किसने कैटेगराइज किया है? CL कार्लाइल। 2 नाम याद रखेगा, ईयर भी याद करते हुए चलेगा, ईयर भी काफ़ी बार पूछा है, कौन सी ईयर में किसने कैटेगराइज किया है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट स्टोन एज। अब आगे देखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे पेलोलिथिक एज से। पेलोलिथिक एज को पूरा पाषाण युग कहते हैं। इसको 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? लोअर पेलोलिथिक एज, मिडिल पेलोलिथिक एज एंड अपर पेलोलिथिक एज। अच्छा, अब इनको किसने कैटेगराइज किया है? ये भी कई बार खूब क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। तो जो ये 3 पार्ट्स को कैटेगराइज किया है एडवर्ड लॉर्टेट ने, जो कि एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट हैं। नोट करेंगे, लोअर पेलोलिथिक एज, मिडिल पेलोलिथिक एज एंड अपर पेलोलिथिक एज इज कैटेगराइज्ड बाय एडवर्ड लॉर्टेट, फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट्स है
जो हमारे जो एज हैं, जो युग हैं, उनका टाइम पीरियड क्या है, उनका टाइम स्केल क्या है, काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, तो उनको भी नोट करेंगे। जो पैलियोलिथिक एज है वो उसका टाइम पीरियड है 20 लाख ईयर एगो टू 10,000 ईयर एगो, मतलब 20 लाख से 10,000 के बीच का जो समय है उसको पैलियोलिथिक एज कहा गया। जो मेसोलिथिक एज था उसको 10,000 से लेके 4,000 के युग को मेसोलिथिक एज कहा गया। जो न्यूलिथिक एज है 8,000 से लेके 1,000 तक के टाइम पीरियड को न्यूलिथिक एज कहा गया। तो टाइम पीरियड क्या है पैलियोलिथिक एज का 20 लाख टू 10,000, मेसोलिथिक एज का 10,000 टू 4,000 एंड न्यूलिथिक एज का 8,000 टू 1,000। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। अच्छा, फर्दर जो हमारे जो पैलियोलिथिक एज में स्टार्ट किया तो उसमें जो 3 पार्ट्स हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज, जिसको डिस्क्राइब किया है एडवर्ड लॉटेट ने। तो उनका टाइम पीरियड क्या है वो भी देख लीजिए। लोअर पैलियोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख टू 1 लाख है, नोट करिए। मिडिल पैलियोलिथिक एज का 1 लाख टू 40,000 ईयर एगो है एंड अपर पैलियोलिथिक एज का 40,000 टू 10,000 ईयर एगो है। ये फैक्ट्स एग्जाम में खूब पूछते हैं, तो इनको आपको समझना नहीं, इनको एज इट इज लर्न करते चलना कि ईयर क्या है, किसने कैटेगराइज किया, कौन सी ईयर, कौन किस आर्कियोलॉजिस्ट ने कैटेगराइज किया, ये आपको याद करना ही करना। और आगे भी जब साइट्स पढ़ेंगे तो उनको तो एग्जिट याद होना चाहिए कि कौन सी साइट किस एज की है, तो ये सब याद करते हुए चलेगा, नोट कर लीजिए। देखेंगे लोअर पैलियोलिथिक एज। देखिए लोअर पैलियोलिथिक एज में जो बेसिकली जो उनके जो टूल्स हैं, जो औजार थे, वो क्वार्टजाइट स्टोन से बने हुए थे। मतलब एक क्वार्टजाइट एक प्रकार का पत्थर था जो काफ़ी भारी होता था, तो उससे बना उनके जो औजार थे बनते थे। तो इसको एक फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि कौन से पत्थर थे, क्वार्टजाइट मेड थे। बेसिकली जो 4 टाइप्स ऑफ जो टूल्स हैं वो उस समय पे लोअर पैलियोलिथिक एज में फाइंड किए गए हैं। 4 टाइप्स ऑफ टूल्स कौन कौन से? हैंडेक्स, चॉपर, क्लीवर एंड फ्लैक्स। हैंडेक्स, चॉपर, क्लीवर एंड फ्लैक्स। जो हैंडेक्स था, जिसको हस्त कुठार भी कहते थे, हिंदी वर्ड्स थोड़े टफ हैं तो इंग्लिश को ही देखते चलेंगे, समझेंगे हिंदी में। हैंडेक्स जो था वो बड़े स्टोन से बना था, मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बना था। जैसे एक बड़ा सा पत्थर ले लीजिए तो उसको ब्रेक करिए, जो 2 बड़ा पत्थर आता था उससे हैंडेक्स औजार बनाया जाता था। और ये बाईफेशियल था, मतलब इसको दोनों जो पत्थर के ना दोनों तरफ से तराशा जाता था। जैसे एक पत्थर ले लो और एक साइड से भी उसको तराशो और दूसरी साइड से भी तराशो, तो वो जो बनता था औजार उसको कहते थे हैंडेक्स। चॉपर क्या था? ये जो बड़ा सा पत्थर था उसको तोड़ा, जो उसमें से जो पार्ट्स हुए, जो बड़ा पत्थर हुआ उससे हैंडेक्स बना, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में उससे क्या बना? चॉपर बना। तो लेकिन ये यूनिफेशियल था, मतलब एक साइड से ही तराशा जाता था, दूसरी साइड से तराशा नहीं जाता था। क्लेवर क्या था कि ये एकदम स्ट्रेट होता था, इसकी जो धार होती थी चौड़ी और सीधी होती थी। ये एक प्रकार का हो गया टूल्स। फ्लेक्स क्या था? ये छोटे छोटे टूल्स हैं, औजार थे, जो कि छोटे छोटे जो पत्थर थे उनसे बना करते थे, जो कि स्मॉल वर्क्स में जैसे काटना, छिलना, खुदाई करना और इसमें यूज़ होते थे। ये यूनिफेशियल भी होते थे, मल्टीफेशियल भी होते थे। ये एक तरफ से बनते थे और बहुत तरीके से बनते थे ये फ्लेक्स। तो 4 प्रकार के हो गए। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भर भर के पूछा जाता है कि यूनिफेशियल कौन सा टूल था और बाईफेशियल कौन सा था। तो यूनिफेशियल याद रखें चॉपर था और जो बाईफेशियल था वो हैंडेक्स था। तो ये रिमेंबर रखिएगा। अब देखेंगे हम कि इनकी लाइफ सब्सिस्टेंस कैसा था। लोअर पैलियोलिथिक एज का देखेंगे, जीवन कैसे निर्वाह करते थे उसके बारे में समझेंगे। तो लाइफ सब्सिस्टेंस ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। देखिए ये जो उनका खाना था ना, जो फूड था, वो हंटिंग और गैदरिंग पे था। यहाँ के इस समय के लोग वो शिकार करते थे और इकट्ठा करते थे भोजन को, और उससे जो भी भोजन इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, उसको खाते थे। तो फूड क्या था? हंटिंग एंड गैदरिंग पे निर्भर था। जानवरों का शिकार करते थे, मांस, हड्डी, जंगली फल हो गए, जड़ पत्तियां हो गई और बीज इकट्ठा करना, ये सब इन पे डिपेंड था खाना इनका। शेल्टर कैसा था कि कहाँ रहते थे? ये माउंटेन्स केव में रहते थे या पेड़ों के नीचे रहते थे, या तो गुफाओं में रहते थे या पेड़ों के नीचे रहते थे। औजार किस प्रकार के थे बता दिया कि हैंडेक्स था, हस्तकुठार जो काटने और काट छाट करने के लिए यूज़ करते थे। चॉपर जो था वो हड्डी और लकड़ी तोड़ने के लिए यूज़ होता था। जो क्लीवर था ना वो मांस काटने के लिए होता था। और जो फ्लेक्स टाइप जो टूल्स था, जो औजार था, वो छिलने और काटने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। अच्छा, सोशल लाइफ कैसी थी इनकी लोअर पैलियोलिथिक एज की ह्यूमन्स की? ये इनका क्या था कि ये मिलकर शिकार और भोजन करते थे। मतलब सोशल लाइफ में जो मिलकर शिकार और भोजन करते थे। नोमैडिक लाइफ था, मतलब घुमक्कड़ टाइप के थे, एक जगह नहीं रुकते थे। नोमैडिक लाइफ था, जगह जगह भोजन के लिए स्थान बदल देते थे। तो ये सब इनका लाइफ सब्सिस्टेंस का पार्ट था। अब देखेंगे कि जहाँ वो महत्वपूर्ण प्लेस जहाँ से पैलियोलिथिक जो एज के टूल्स हैं, औजार हैं, वो मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि साइट्स के बारे में। साइट्स इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जितना बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना और इससे आगे कुछ नहीं पढ़ना है। वन डे एग्जाम के लिए बहुत है, सफिशिएंट है। जितना मैं फैक्ट्स बताऊंगा तो याद करते हुए चलिएगा। पहली साइट्स है सोन वैली। सोन वैली है, कहाँ पे है? पाकिस्तान। नोट करेंगे। जो इनिशियल डिस्कवरी हुआ था ना स्टोन का, पत्थरों का, स्टोन टूल्स पत्थर का, उसका वो सोन वैली से हुआ था, जिसको एक्सकैवेट किसने किया था? डी.एन. वाडिया। नाम याद रखिए, आर्कियोलॉजिस्ट हैं। तो डी.एन. वाडिया। प्लेस साइट्स कौन थी? सोन वैली, पाकिस्तान। दूसरी है राजस्थान से, नोट करेंगे, राजस्थान से साइट्स हैं
लोअर पैलेलिथिक एज की ये साइट्स, डीडवाना, नागौर, अमरपुर, सिंगी तालाब और 16R। कौन कौन से हैं? डीडवाना, अमरपुर, सिंगी तालाब और 16R। मध्य प्रदेश नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। सोन वैली, देखिए ये सोन है, सोन वैली, और पाकिस्तान की SON सोन वैली है। तो मध्य प्रदेश से सोन वैली, हथनोरा। अच्छा, हथनोरा में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसको नोट करेंगे, काफ़ी बार एग्जाम पूछा है कि जो ह्यूमन फॉसिल स्केल है और स्कल है, तो ह्यूमन फॉसिल स्कल जो खोपड़ी का हिस्सा था वो मिला था कहाँ से? हथनोरा से मिला था। और इसको डिस्कवर किसने किया था? अरुण सोनाकिया। ईयर क्या है? 1982। सो बाय अरुण सोनाकिया इन 1982 डिस्कवर्ड ह्यूमन फॉसिल स्कल वेयर? हथनोरा, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट साइट पूछ लेगा। बिहार से देखेंगे, बिहार में एक इंपॉर्टेंट यह है कि वहाँ से एक वर्टिकल एक्सकवेशन हुआ था, मतलब कि जमीन को ऊपर से नीचे में खोदना, ऊपर से नीचे में, मतलब वर्टिकल एक्सकवेशन हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, तो पूछ लेता है कि वर्टिकल एक्सकवेशन कौन सी साइट्स में होता है? तो बिहार में। और इसका एक्सकवेशन किसने किया था? HD संकलिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, नाम पूछता है बहुत कि किसने एक्सकवेशन किया इस साइट्स का, किस साइट का किसने एक्सकवेशन किया, तो याद करते हुए चलेगा। तो बिहार का HD संकालिया वर्टिकल एक्सकवेशन है, याद रखिएगा। साइट्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? सिंगोवाल, पटपरा, भागौर, खतोई। सिंगोवाल, पटपरा, भागौर, खतोई, ये इंपॉर्टेंट साइट्स। महाराष्ट्र से देखेंगे, चिड़की, नेवासा, बोरी, प्रवरा, गोदावरी। जो बोरी है ना, यहाँ से ऐसा कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि मानव के सबसे पहले धरती पे इतिहास जो है, साक्ष्य है, धरती पे आने का साक्ष्य यहीं से मिला था, बोरी, महाराष्ट्र से। नेक्स्ट है तमिलनाडु से देखेंगे, तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है। अतीरपक्कम, चेन्नई में। पल्लवरम, गुडियम केव्स, कोर्ट लेयर, रिवर वैली। और जो ये जो पल्लवरम है ना, पल्लवरम जो पैलेलिथिक जो साइट है, यहाँ से पैलेलिथिक एज का फर्स्ट टूल डिस्कवर किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला पैलेलिथिक एज का युग का पहला औजार यहाँ से फाइंड किया गया था। कहाँ से? पल्लवरम, तमिलनाडु से। और इसको डिस्कवर किसने किया था? आर्कियोलॉजिस्ट कौन से थे? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट इन 1863। रिमेंबर दिस, रॉबर्ट ब्रूस फूट इन 1863 फर्स्ट टाइम एक्सकैवेटेड पैलेलिथिक एज फर्स्ट टूल फ्रॉम पल्लवरम, तमिलनाडु। इनको इस वजह से फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पैलेलिथिक एज का पहला औजार को एक्सकैवेट किया था 1863। तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री क्वेश्चन आता है, कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। और एक और इंपॉर्टेंट है कि ये जियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थे। सो ही वॉज जियोलॉजिस्ट, नॉट अ आर्कियोलॉजिस्ट। अदर इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, अनंगवाडी, कर्नाटका। कहाँ है? अनंगवाडी, कर्नाटका। हुंसी, कर्नाटका। मदुरई, तमिलनाडु। ये इंपॉर्टेंट साइट्स के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, ऐसे ही पूछेगा कि जो मदुरई है वो किस एज की साइट्स है, इंपॉर्टेंट साइट्स है, तो आपको याद रखना मदुरई जो है वो लोअर पैलेलिथिक एज की साइट्स हैं। पल्लवरम पूछ लेगा, तमिलनाडु की कौन सी लोअर पैलेलिथिक एज की इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। अच्छा, जो ये हैंडेक्स जो टूल्स थे, प्रकार के जो औजार थे, इतने जौन से औजार, जैसे चॉपर जहाँ मिलेगा इकट्ठा, उसको चॉपर कल्चर बोल दिया गया। हैंडेक्स जहाँ इकट्ठा मिला, ज़्यादातर साउथ में मिला तो इसको मद्रासी कल्चर बोल दिया। मद्रासी, चेन्नई, तमिलनाडु ज़्यादा मिला तो इसको मद्रासी कल्चर बोल दिया गया। तो हैंडेक्स कल्चर के बारे में क्या देखिएगा। आंध्र प्रदेश से इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, गिद्धरूल, कुरनूल, नागार्जुनकोंडा, कृष्णा वैली, करीमपुर, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका से अनंगवाडी, इसामपुर। तमिलनाडु से अतीरपक्कम, गुडियम केव और पल्लवरम, ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हैंडेक्स कल्चर। तो ये था हमारा लोअर पैलेलिथिक एज का बेसिक्स फैक्ट्स जो डायरेक्ट एग्जाम में टैकल किए जाते हैं, तो इनको बता दिया, इसको लर्न कर लीजिएगा, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम मिडिल पैलेलिथिक एज क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मिडिल पैलेलिथिक एज में मोटा मोटा समझिएगा कि जब मिडिल पैलेलिथिक एज जब युग का स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे जो है ना स्लोली तकनीक का भी विकास होने लगा और फ्लेक टाइप टूल्स के साथ सोशल लाइफ चेंजेस होने लगे। छोटे छोटे औजार आने लगे, पहले बड़े बड़े थे, छोटे छोटे आने लगे। जैसे जैसे युग का परिवर्तन हुआ उसके साथ साथ उनकी सोशल लाइफ भी चेंज होने लगी थी मानव की। तो मिडिल पैलेलिथिक एज में देखेंगे टूल्स किस प्रकार थे। फ्लेक टाइप्स था, फ्लेक टाइप काफ़ी बार पूछा है, बहुत बार पूछा एग्जाम में कि फ्लेक टाइप्स जो टूल्स थे वो किस युग में मानव ज़्यादा यूज़ करता था या किस युग में यूज़ किया जाता था। तो मिडिल पैलेलिथिक एज याद रखिएगा, इसलिए इसको फ्लेक टाइप कल्चर भी बोल दिया गया। इसमें जो पत्थर था वो पत्थर के कुछ नाम है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पत्थर के नाम देखेंगे जो किस प्रकार के पत्थर थे। तो फ्लिंट टाइप था, चर्ट बोलते थे जिसको, फ्लिंट टाइप चर्ट। क्वार्जाइट हार्ड स्टोन होता था, जैस्पर जो कि कलरफुल स्टोन होता था, पत्थर होता था, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है चालसीडोनी। तो ये 4 प्रकार के, इनको याद रखेगा, लोग मिडिल पैलेलिथिक एज में पाए गए हैं। फ्लिंट, क्वार्जाइट मिंट, जैस्पर और चालसीडोनी।
लाइफ सब्सिस्टेंस देखेंगे इनका, मानव कैसे मतलब जीवन अपना निर्वाह करता था मिडिल पैलेलिथिक एज में, इसको देख लेते हैं। तो जो फूड था उनका, जो खाना था, वो स्टिल हंटिंग एंड गैदरिंग पे था। शिकार करते थे और उसको इकट्ठा करते थे और फिर खाते थे। हंटिंग गैदरिंग का था। फार्मिंग अभी भी नहीं अवेलेबल थी, मतलब अभी भी जो है कृषि का भी विकास अभी भी नहीं हुआ था, डिस्कवरी नहीं हुई थी विकास की, तो हंटिंग और गैदरिंग पे ही डिपेंड था। शेल्टर क्या था, अभी भी सेम वही था कि गुफा में रहते थे, नहीं तो पेड़ों के नीचे रहते थे। नोमैडिक लाइफ अभी भी थी, घुमक्कड़ थे, इधर उधर घुमा करते थे, एक जगह पे नहीं रुकते थे। टूल्स जो औजार थे वो फ्लेक टाइप्स था, कटिंग के लिए यूज़ होता था। जो स्क्रैपर था, एनिमल्स की जो जानवरों की जो छाल होती थी, जो स्किन होती थी, उसको क्लीन करने के लिए। और पॉइंटेड जो औजार होते थे, जो पॉइंट टाइप थे, वो हंटिंग के लिए यूज़ होता था। और एक बोरर होता था जो कि होल बनाने के लिए होता था, गड्ढा उड्ढा करने के लिए होता होगा। सोशल लाइफ में क्या था कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनने लगे थे पहले, जो कि लोअर पैलेलिथिक एज में ही था, तो स्मॉल ग्रुप्स का फॉर्मेशन होने लगा था। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है मिडिल पैलेलिथिक में आके हम ये देखेंगे कि इस समय पे डिवीजन ऑफ वर्क, जो कामों का जो विभाजन है वो देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछता है कि डिवीजन ऑफ वर्क सबसे पहले किस युग में मिला, तो मिडिल पैलेलिथिक एज में मिला। तो डिवीजन ऑफ वर्क से क्या मतलब है कि मानव का जो मैन था, जो वुमेन था, उसका काम डिसाइड था कि जो मैन होगा वो हंटिंग करेगा, और जो वुमेन होंगे और जो बच्चे होंगे, जो महिलाएं होंगी, जो बच्चे होंगे, वो गैदरिंग करेंगे। जो हंटिंग किया होगा मानव, इन आदमी, उसको वो इकट्ठा करेगा। इनके इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पहला है चिड़की नेवासा, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चिड़की नेवासा नोट करेंगे, चिड़की नेवासा महाराष्ट्र। नेवासा का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ औजार मिले हैं, मतलब ज़्यादातर औजार यहीं से मिले, नेवासा महाराष्ट्र है। और जिसको एक्सकवेट कराया था HD संखलिया, इंपॉर्टेंट है, आर्कियोलॉजिस्ट का नाम याद रखिएगा, HD संखलिया नेवासा। लूनी राजस्थान से, पाकिस्तान से भी संगाव के साइट से इंपॉर्टेंट है, संगाव के पार्को दर्रान और डिनर रिवर वैली। संगाव के पार्को दर्रान, डिनर रिवर वैली। ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है, मतलब मानव का व्यवसाय क्या था, वो फर्स्ट जो प्रूफ जो हमें मिलता है फ्रॉम लोअर पैलेलिथिक, ये नोट करिएगा कि ह्यूमन ऑक्यूपेशन का फर्स्ट प्रूफ जो है फ्रॉम हमको लोअर पैलेलिथिक एज से मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट साइट है महाराष्ट्र से, ये मूला और मूथा रिवर। मूला और मूथा रिवर वैली है, कहाँ से? महाराष्ट्र। कौन सी? लोअर पैलेलिथिक एज साइट्स, सॉरी मिडिल पैलेलिथिक एज साइट्स। गुजरात से औरसंग रिवर वैली, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, औरसंग रिवर वैली फ्रॉम गुजरात। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक चीज़ इसमें ये भी है कि जो रिवर गंगा रिवर वैली है ना, वहाँ एक यूपी में स्थान है कल्पी, वहाँ से ना हमको टूल्स एक्सकवेट हुए हैं, औजार मिले हैं, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को, जो कि पहला फर्स्ट प्लेन एरिया में टूल्स मिलने का साक्ष्य है वहाँ पे। मतलब फर्स्ट प्लेन एरिया से हमें जो टूल्स मिला वो गंगा रिवर वैली है। तो ये सिर्फ रिवर बैंक से या हिल्स नहीं है, मतलब ये ज़मीनी स्तर पे मिला है। ठीक है, तो याद रखिए, कई बार पूछता है कि फर्स्ट प्लेन एरिया टूल्स कहाँ से एक्टिविटी हुए, तो गंगा रिवर वैली ऑप्शन में रहता है, तो आपको गंगा रिवर वैली को चूज़ करना है। तो ये था हमारा मिडिल पैलेलिथिक एज देख लिया। अब हम देखेंगे अपर पैलेलिथिक एज में मानव का कैसा विकास हुआ। तो अपर पैलेलिथिक एज में जो टूल्स थे वो फ्लेक टाइप्स थे, बट ब्लेड थे, मतलब ब्लेड टाइप थे, फ्लेक थे, छोटे थे, बट ब्लेड थे, मतलब कि धार वाले थे, धारदार वो थे, टूल्स थे। और ब्लेड की टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल होने लगी थी अपर पैलेलिथिक एज में। स्टोन कैसे थे, पत्थर कैसे थे, तो फ्लिंट और चट टाइप थे, मतलब शार्प क्वालिटी थी इनकी। क्वार्जाइट अभी भी थे, भारी थे, पत्थर स्ट्रॉन्ग होते थे। जैस्पर एंड चाल्सिडोनी जो स्मॉल होते थे, प्रिसाइज होते थे। तो 3 प्रकार के स्टोन थे, फ्लिंट, क्वार्जाइट और जैस्पर चाल्सिडोनी। जीवन निर्वाह कैसा था उनका, लाइफ सब्सिस्टेंस, उसको देखेंगे। जो खाना था उनका, जो फूड था, वो स्टिल हंटिंग एंड गैदरिंग था अपर पैलेलिथिक एज में भी। शेल्टर क्या था, वही सेम, केव्स एंड रॉक्स। नोमैडिक लाइफ थी इनकी। सोशल लाइफ क्या था, लार्जर ग्रुप होने लगे थे, स्मॉलर ग्रुप था। देखिए, लोअर पैलेलिथिक में कोई ग्रुप नहीं था, मिडिल पैलेलिथिक एज में स्मॉल ग्रुप बनने लगे थे, और अपर पैलेलिथिक एज में आते आते लार्जर ग्रुप बनने लगे थे रेदर देन मिडिल पैलेलिथिक एज। डिवीजन ऑफ वर्क इसमें भी था। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जो अर्ली जो आर्ट और जो सिम्बलिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी अपर पैलेलिथिक एज से। होमो सैपियन जो एंसेस्टर है, हमारे पूर्वज हैं, जो आज का मानव, उसके पूर्वज कहाँ से, उनका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, वो यहीं थे अपर पैलेलिथिक एज में। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि होमो सैपियंस का एग्जांपल कौन से एज में मिलता है, तो याद रखिएगा अपर पैलेलिथिक एज। साइट्स देखेंगे, साइट्स उनकी कौन कौन सी थी, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। जो पहली साइट्स हैं वो है बेलन रिवर वैली, यूपी, नोट करिएगा, बेलन रिवर वैली, यूपी। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो मदर गॉडेस है ना, मातृ देवी, मातृ शक्ति, उनकी मूर्ति मिली है, जो कि जानवरों की हड्डी से बनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है, कहाँ से मिली है, बेलन रिवर वैली, यूपी से। मदर गॉडेस स्टैचू मेड अप ऑफ एनिमल बोन फाउंडेन।
तो यहाँ से एक और चीज़ हमको जानने को मिलता है कि अच्छा मूर्ति मिली तो इसे क्या आर्कियोलॉजिस्ट ने इंटरप्रेट किया कि यहाँ पे मतलब अपर पैलियोलिथिक एज में आते आते लोग पूजा भी करने लगे थे, मतलब किसकी देवी की पूजा का साक्ष्य भी यहीं से मिलता है हमको। अपर पैलियोलिथिक एज कहाँ से? बेलर रिवर वैली। तो फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ वर्शिप स्टार्टेड इन अपर पैलियोलिथिक एज, रिमेंबर अगेन। महाराष्ट्र देखेंगे, महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट साइट है। महाराष्ट्र से पाटने जो है ना जगह है ना, पाटने साइट इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रिच बर्ड्स के जो एगसेल होते थे उसकी बीड्स मनक के उनके ऑर्नामेंट्स बनते हैं, तो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। ऑस्ट्रिच बर्ड्स एक्सेल बीड्स जो थे वो कौन सी साइड से मिले हमको और कौन सी एज से मिले? तो एज है हमारा अपर पैलियोलिथिक एज और साइड से हमारी पाटने महाराष्ट्र। नेक्स्ट साइट देखेंगे, इंपॉर्टेंट है मध्य प्रदेश की भीमबेटका। इसको स्टार टपल स्टार लगा लीजिएगा, भीमबेटका बहुत बार पूछा है। भीमबेटका कहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो ये एंशियंट जो प्रिमिटिव पेंटिंग्स के जो हमारे चित्रकला के जो आर्ट्स के एविडेंसेस अगर पूछा है कोई एग्जाम में पूछता है कि कहाँ से मिला, तो हमको यहीं से मिला, भीमबेटका अपर पैलियोलिथिक एज मध्य प्रदेश। तो एंशियंट प्रिमिटिव आर्ट पेंटिंग एविडेंसेस यहीं से मिला। कहाँ पे मिला है? जो गुफा होती थी ना उनकी दीवारों पर चित्र बने हुए थे, जो मानव था उस समय को बनाता था। तो कहाँ से? भीमबेटका। जो और एक और इंपॉर्टेंट है कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है और जो अपर पैलियोलिथिक एज है, उन सबके टूल्स जो औजार है वो हमको यहीं से मिले हैं, भीमबेटका से, मध्य प्रदेश। और ऑडिटोरियम लाइक लार्ज रॉक शेल्टर भी मिला है, मतलब एक सभागार टाइप का गुफाएं भी मिली हैं, जिससे ये इंटरप्रेट करते हैं आर्कियोलॉजी कि इस समय का मानव जो है डिस्कशन भी स्टार्ट कर दिया था, एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दिया था लार्ज फॉर्म में। तो इसलिए ऑडिटोरियम लाइक केव का जो लार्ज रॉक शेल्टर वो भी, उसके भी साक्ष्य मिलते हैं हमको भीमबेटका से। और इसको एक्सकवेट किसने किया था? इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, उनका नाम है वी.एस. वाकानकर। तो भीमबेटका केव्स, वी.एस. वाकानकर। अदर इंपॉर्टेंट साइट से नोट करिएगा, झारखंड से सिंहभूम, झारखंड सिंहभूम। आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट है रानुगुट्टा, वेमुला, कर्नूल केव, रानुगुट्टा, वेमुला और कर्नूल केव्स। अब आगे देखेंगे हम मेसोलिथिक एज के बारे में जानेंगे। यहाँ पे क्या ये जाते आते मेसोलिथिक एज आते आते हमारा जो है बिगिनिंग ऑफ कम्युनिटी फीलिंग्स की शुरुआत हो चुकी थी, और ट्रांजिशन पीरियड इसको कहा जाता है मेसोलिथिक एज को। मतलब कि जब हम लोअर पैलियोलिथिक एज से स्टार्ट किए थे मानव ने हंटिंग गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन, यहाँ आते आते फूड प्रोडक्शन भी होने लगता है। तो ट्रांजिशन पीरियड था, पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा ट्रांजिशन फेज किस पीरियड को कहा गया है, तो वो है मेसोलिथिक एज। डोमेस्टिकेशन और एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत हो जाती है ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज। देखिए जैसे जैसे परिवर्तन होता गया क्लाइमेट चेंज में, वैसे वैसे मानव का विकास होता गया। तो यहाँ आते आते मेसोलिथिक एज में डोमेस्टिकेशन, पशुपालन का भी शुरुआत हो जाता है। टूल्स जो थे, जो औजार थे, वो छोटे छोटे बनने लगते हैं। पहले बड़े बड़े थे, टूल्स छोटे छोटे बनने लगते हैं, लगभग 1 से 8 सेंटीमीटर इन कंपैरिजन टू पैलियोलिथिक एज, बिकॉज हंटिंग ऑफ स्मॉल एनिमल बिगिंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज। क्योंकि इस समय में क्या था ना कि छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा था मानव, इसलिए छोटे छोटे औजारों को भी वो बनाना स्टार्ट कर दिया था। पहले बड़े बड़े जानवरों का शिकार करता था, अब मेसोलिथिक एज में आते आते छोटे जानवरों का शिकार होने लगा था। लाइफ सब्सिस्टेंस कैसा था मेसोलिथिक एज का? जो फूड था उनका, जो वो था क्लाइमेट इज नाउ चेंज वार विच लेड टू डाइट। अब क्या था, जो मौसम था चेंज होने लगा था, गर्म होने लगा था, तो खानों पे भी आ गए थे, केवल शिकार पे डिपेंड नहीं थे। पीपल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम हंटिंग टूवर्ड्स ग्रेजुअल स्टार्टिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड फार्मिंग। तो जो मानव था वो हंटिंग से आगे बढ़कर डोमेस्टिकेशन और खेती की तरफ, पशुपालन और खेती की तरफ बढ़ चुका था। इंक्रीज इन नंबर ऑफ वाइल्ड ग्रेन्स, वीट एंड बार्ले, जंगली जो खाद्य पदार्थ हैं, जो जंगली अनाज था उसको वो इंक्रीज कर चुका था, उसको खाने लगा था। तो ये था इनका फूड सब्सिस्टेंस। टूल्स कहते हैं, कौन कौन से प्रकार के टूल्स थे इनके? औजार कैसे थे? जो वो कौन से थे? माइक्रोलिथ थे, मतलब कि छोटे छोटे थे, छोटे औजार थे, माइक्रोलिथ टाइप टूल्स थे। पूछा है कई बार क्वेश्चन, माइक्रोलिथ टाइप टूल्स किस एज से बिलोंग करते हैं? तो वो मेसोलिथिक एज है। लकड़ी का भी यूज़ किया जाता था, जो लकड़ी का हैंडल बनाया जाता था, उसके आगे हड्डियों का वो होता था, छोटा सा पॉइंट टाइप का निकला होता था। लकड़ी इसलिए यूज़ होती थी इसको पकड़ने के लिए, आरामदायक हो मानव को। बो एंड एरो, मतलब कि तीर और धनुष का इस समय इस्तेमाल होने लगा था, इसमें डेवलप कर चुका था मानव हमारा, तो बो एंड एरो का। और इसी पीरियड को ना रेवोल्यूशनरी पीरियड भी कहते हैं मेसोलिथिक एज को, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस हुए थे। खेती तो होने ही लगी थी, पशुपालन होने लगा था, साथ साथ में यहाँ पे कह सकते हैं आपकी एक टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी यहीं से हमें सबसे पहले मिलता है। कहाँ से? मेसोलिथिक एज से। क्यों? क्योंकि इस समय तीर धनुष का भी इस्तेमाल होने लगा था, लाइक रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन हो चुका था। हंटिंग ऑफ फास्ट मूविंग एनिमल्स फ्रॉम ए डिस्टेंस, दूर से ही भगते हुए जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था मानव ने, तो रिवोल्यूशनरी चेंजेस था इसमें। शेल्टर जो था उनका, देखिए यहाँ पे आते आते हैं मेसोलिथिक एज में मानव जो था वो झोपड़ियाँ, झुग्गी झोपड़ी बनाने लगा था, टेम्परेरी बनाने लगा था, एक जगह पर भी नहीं रुकता था, बनाता था, रहता था, फिर कुछ दिन बाद कहीं और चला जाता था दूसरी जगह पे। तो टेम्परेरी हट्स था, और रॉक शेल्टर तो था ही था, इन पहाड़ों के बीच में रहते थे ये लोग। सोशल लाइफ कैसा था इनका मेसोलिथिक एज का? जो मेसोलिथिक सोसाइटी थी ना, वो ऑर्गेनाइज हो चुकी थी स्मॉल मोबाइल बैंड और ग्रुप्स। ये जो बैंड वर्ड है ना, वो ग्रुप्स को ही कहते हैं। तो एक ग्रुप्स इनका बनने लगा था, छोटे छोटे सोसाइटी का ग्रुप बनने लगा था।
यहाँ पे आते मेसोलिथिक एज में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बरियल प्रैक्टिस देखने को मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट को। जब उसकी डिस्कवरी होती है तो बरियल प्रैक्टिस, शवदान की भी कुछ अवशेष मिलते हैं, बरियल प्रैक्टिस हैं। दिस पीरियड सो फर्स्ट क्लियर एविडेंसेस ऑफ इंटेंशनल बरियल्स। मिलता पहले भी था लेकिन इसमें क्लियर एविडेंसेस मिलता है। तो काफ़ी और क्वेश्चन पूछा है कि बरियल प्रैक्टिस सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी, क्लियर एविडेंसेस कहाँ से मिले, तो हमको मेसोलिथिक एज से मिले। रिमेंबर रखिएगा, जो बॉडी थी ना वर ऑफन बरीड विद ग्रेव गुड्स, मीन्स जो शवदान होते थे उनके साथ साथ कुछ ज्वेलरी वाले आइटम्स हो गए, कुछ औजार हो गए, वो भी आर्कियोलॉजिस्ट को वो भी मिला है, जिस जो आफ्टर लाइफ की थ्योरी को भी शो करता है। मतलब कि परलोक, हम लोग नहीं कहते कि मरने के बाद इंसान को ये रख दो वो रख दो तो मतलब वो परलोक जाएगा तो साथ में लेके जाएगा, ऐसी सी मान्यता है। तो वो हमको मेसोलिथिक एज में भी देखने को मिलती हैं, विच शो अ ग्रोइंग सेंस ऑफ सोशल स्टेटस। जो फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइफ, क्वेश्चन कई बार पूछा है, नोट करिएगा, फर्स्ट टाइम आफ्टर लाइफ की थ्योरी हमें कौन सी एज में मिलती है, तो वो है मेसोलिथिक एज, जिसे मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा की बढ़ती भावना को भी दर्शाता है। पैलोलिथिक एज में ही आर्ट का भी डेवलपमेंट हो चुका था, मोस्टली उन एनिमल्स फिगरेंस। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मेसोलिथिक एज है उसमें क्या था कि ह्यूमन जो है ना वो जानवरों की तस्वीर बनाने लगा था। वो जानवरों की तस्वीर के साथ साथ वो इंसानों की भी तस्वीर बनाने लगा था। कि पैलेलिथिक एज में क्या था, पर पैलेलिथिक एज में भीमबेटका से केवल जानवरों की तस्वीर मिली है गुफाओं पे, लेकिन मेसोलिथिक एज में आते आते ह्यूमन जो है वो मानव की भी तस्वीर गुफाओं पे बनाने लगा था। तो डिफरेंस है, पैलेलिथिक एज में क्या था, केवल जानवरों के चित्र मिले हैं, और मेसोलिथिक एज में इंसानों के भी चित्र मिले हैं, लाइक डांसिंग एंड हंटिंग, ये सब करता हुआ दिखाया गया है। तो इंपॉर्टेंट साइट्स को देखेंगे, जो मेसोलिथिक इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिमेंबर रखिएगा। पहली साइट्स हैं बागौर राजस्थान, बागौर राजस्थान, और ये बागौर राजस्थान है जहाँ से फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, पहला पशुपालन का साक्ष्य हमें एविडेंस यहीं से मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ से मिलता है, तो एज है मेसोलिथिक एज, और साइट्स कौन सी है, बागौर राजस्थान, याद रखिएगा। और ये भी पूछता है कि कौन सा जानवर, तो वो है डॉग, मतलब कुत्ता है। कुत्ते को सबसे पहले मानव ने अपना पालतू पशु बनाया। एक्सकवेशन किसने किया था, वी एन मिश्रा, बागौर राजस्थान, एक्सकवेटेड बाय वी एन मिश्रा। नेक्स्ट साइट है आदमगढ़ मध्य प्रदेश, लेखामोड़ा ओडिशा, विंध्य रेंज उत्तर प्रदेश। और विंध्य रेंज इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा कि इन 1867 सीएल कार्लाइन, जो सीएल कार्लाइन थे, बिकम फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर माइक्रोलिथ्स। जो पहला माइक्रोलिथ टूल्स था उसको डिस्कवर करने वाले सीएल कार्लाइन थे इन 1867 फ्रॉम विंध्य रेंज यूपी। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश, ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश, नोट करिए ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ प्राचीन साक्ष्य मिले हैं किसके, टूल्स इंडस्ट्रीज़ के, मतलब कि जो औजार थे उनकी फैक्ट्रियाँ भी सेटअप होने लगी थी, मतलब एक जगह पर रह के कई सारे औजार मानव बनाने लगा था। तो वो कहाँ से मिला, ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश। टूल्स जो थे ना वाज मेड अप ऑफ, कौन किससे किससे मिलकर बने थे, तो चार्ल्स सिडनी, ये पत्थर के प्रकार हैं। तो मेसोलिथिक एज में क्या था, ये चार्ल्स सिडनी, चर्ट, अगेट, जैस्पर, ये 4 प्रकार के थे, याद रखिएगा, चार्ल्स सिडनी, चर्ट, अगेट एंड जैस्पर। जो पहले मैं बता चुका हूँ, जो शिफ्ट इन मिनरल लाइक क्वार्जाइट विच इज़ हैवी यूज्ड इन पैलेलिथिक एज टू चार्ल्स सिडनी, इट इज़ वेरी इजी टू डेवलप टूल्स कंपेरिजन टू क्वार्जाइट इन पैलेलिथिक एज। जो चार्ल्स सिडनी पत्थर था ना वो हल्का होता था, प्रिसाइज होता था, और जो क्वार्जाइट था जो पैलेलिथिक एज में यूज होता था वो भारी होता था, उसको ईजिली कैरी करना ठीक नहीं था मानव के लिए, इसलिए धीरे धीरे अब चार्ल्स सिडनी का यूज़ होने लगा था मेसोलिथिक एज में आते आते। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट साइट है सराय नहर राय यूपी, सराय नहर राय यूपी। यहाँ क्या था कि जो फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्केलेटन बरियर एविडेंसेस, इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। पहली बार मानव कंकाल का जो शव था वो उसके साक्ष्य यहीं से बरामद हुए थे, सराय नहर राय यूपी। नेक्स्ट है बाघोरा मध्य प्रदेश। देखिए वो बागोर है राजस्थान जहाँ से पहला डोमेस्टिकेशन का साक्ष्य मिला, और ये बाघोर है मध्य प्रदेश। इसको किसने एक्सकेवेट किया था, नाम है जी आर शर्मा, आर्कियोलॉजिस्ट जी आर शर्मा एंड जे डी क्लार्क। यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, बाघोर है मध्य प्रदेश। मदर गॉडेस वर्शिप की स्टार्टिंग थी यहाँ से, मदर गॉडेस वर्शिप। ज्योमेट्री सिंबलिज्म मिला है, मतलब ट्रायंगल टाइप, यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब कि ज्योमेट्री सिंबल, मतलब एक ट्रायंगल टाइप का पत्थर था उसको मानव यूज़ करता था। तो यहाँ से आर्कियोलॉजिस्ट ने इंटरप्रेट किया कि एडवांस टेक्नोलॉजी का यहाँ पे विकास होने लगा था। कहाँ पे, बागौर मध्य प्रदेश, मेसोलिथिक साइट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है यूपी की है महदहा, नोट करेंगे महदहा यूपी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सबसे पहले स्लॉटर हाउस के एविडेंसेस मिले हैं, स्लॉटर बूचड़खानों के एविडेंसेस मिले हैं, और रेजिडेंट्स यूज रिमेन्स टू क्राफ्ट ईयररिंग्स और नेकलेस।
मायदा यूपी से स्लॉटर हाउस के एविडेंस मिले, और वहाँ पे जो हड्डियाँ बचती थी, जो जो हड्डियाँ थे, जो बाकी जो अवशेष बचते थे जानवरों के, उससे जो है ना वहाँ का मानव जो है वो ऑर्नामेंट बनाता था, आभूषण बनाता था, ईयर रिंग्स बनाता था। तो इसके भी साक्ष्य मिले मैदा यूपी, याद रखिएगा। लंगनाच गुजरात, नेक्स्ट है लंगनाच गुजरात, एक्सकवेशन किया था HD संकलिया, HD संकलिया। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे टोटल जो है ना 14 ह्यूमन स्केलेटन एविडेंसेस मिले, नोट करिएगा 14 ह्यूमन स्केलेटन एविडेंसेस। और जो बॉडी थी ना वो बरीड इन क्रॉच्ड पोजीशन, क्रॉच पोजीशन मतलब मुड़ी हुई पोजीशन में दफनाया गया था बॉडीज को, इसके भी साक्ष्य मिले। टूल्स वर फाउंड बरीड विद डेड बॉडी, मतलब जो इस समय पे क्या था कि लंगनाच गुजरात से आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसे भी साक्ष्य मिले जब मानव को उनकी जो टूल्स थे, औजार थे, उनके साथ जलाया जाता था, जो आज भी किया जाता है। तो ये आर्ट आफ्टर लाइफ की थ्योरी को भी दर्शाता है कि उस समय पे आफ्टर लाइफ की थ्योरी भी प्रचलन में थी। दंत रोग के मतलब टूथ डिके की भी एविडेंसेस यहीं से मिले हैं। दंत रोग जो कि ये शो करता था, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये इंटरप्रेट किया है, विच शो ह्यूमन्स वर हंटिंग गैदरर ह्यूमन टीथ्स वर हेल्दी। जब वो हंटिंग और गैदरिंग करता था तब जो मानव का जो दांत थे काफ़ी हेल्दी थे। बट इन कमिंग मीसोलिथिक एरा ह्यूमन स्टार्ट ईटिंग वाइल्ड ग्रेन, जंगली अनाज खाने लगा, हनी खाने लगा, रूट्स, विच लेड टू मेजर कॉसेस ऑफ कैविटीज़। तो पहली कैविटीज़ के भी एग्जाम्पल कहाँ से मिलते हैं हमको? लंगनाच गुजरात, मेसोलिथिक एज। नेक्स्ट है टेरी, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट साइट है टेरी तमिलनाडु, ज्वालापुरम आंध्र प्रदेश, जम्बू द्वीप हस्तिनापुर यूपी, भीमबेटका मध्य प्रदेश, बंगाल में नोट करिएगा वीरभालपुर, फाकुटा, मेदिनीपुर। नेक्स्ट है उड़ीसा में कुचरी, सुंदरगढ़। ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, पूछ लिया था एग्जाम में कि सुंदरगढ़ कौन सी एज की साइट है, तो याद रखें मेसोलिथिक एज की साइट से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं लेखैया यूपी, इसको किसने एक्सकेवेट किया था? तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं GR शर्मा। मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन यहाँ से 17 ह्यूमन स्केलेटन्स के एविडेंसेस मिले हैं, तो नोट करिएगा 17 ह्यूमन स्केलेटन्स फ्रॉम लेखैया उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है बघईखोर उत्तर प्रदेश, किसने एक्सकेवेट किया था? CL कार्लाइल। और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ से ना एक्स्ट्रा सवादान के भी साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि 2 बॉडी 3 बॉडी को जलाने के साक्ष्य भी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है, यहाँ से प्राप्त होते हैं। जो लहुरा देव नेक्स्ट है लहुरा देव यूपी बस्ती के जो साइट्स हैं वो नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा है। लहुरा देव यूपी बस्ती की जो साइट्स हैं, फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ राइस कल्टिवेशन, पहला चावल की खेती का जो प्रमाण है हमको कहाँ से मिलता है? लहुरा देव यूपी बस्ती से। नेक्स्ट है कोलडीवा यूपी, यहाँ से पहला खेती का साक्ष्य मिलता है कि यहाँ खेती स्टार्ट हो चुकी थी, कहाँ से? कोलडीवा यूपी, न्यूलिथिक साइट है, ये न्यूलिथिक साइट है, ठीक है। चौपानी मांडो बेलन वैली यूपी, नेक्स्ट है चौपानी मांडो बेलन वैली यूपी। इट्स सो क्लियर एविडेंसेस ऑफ ट्रांजिशन फेज फ्रॉम मेसोलिथिक एज टू न्यूलिथिक एज। यहाँ पे चौपानी मांडो में हमको क्लियर एविडेंसेस मिलते हैं ट्रांजिशन फेज का, कहाँ से कहाँ तक का? मेसोलिथिक एज से न्यूलिथिक एज में कैसे मानव विकास किया, उसके क्लियर एविडेंसेस मिलते हैं चौपानी मांडो से। कैसे? यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हर्थ जो चूल्हा था, चूल्हे के एविडेंसेस साक्ष्य मिले हमको चौपानी मांडव यूपी से। सर्कुलर हर्ट्स के साक्ष्य मिले, तो हैं, लेकिन यहाँ पे सर्कुलर हर्ट्स के मिले हैं। और इसको एक्सकवेशन किसने कराया था? उसका नाम है GR शर्मा, नोट करेंगे GR शर्मा, चौपानी मांडव। अच्छा इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे वाइल्ड टाइप राइस के साक्ष्य मिले हैं, मतलब यहाँ पे जंगली चावल को उगाया जाता था, कहाँ पे? चौपानी मांडव बेलन वैली यूपी। और न्यूलिथिक एज में आते आते जब हम देखेंगे कि जो लहुरा देव है ना बस्ती, वहाँ पे पहला जो वेल मैनर्ड जो राइस कल्टिवेशन है उसके साक्ष्य मिलते हैं लहुरा देव यूपी। तो अगर पूछेगा राइस वाइल्ड टाइप राइस के एविडेंसेस फर्स्ट टाइम कहाँ से मिले, तो वो है चौपानी मांडव यूपी। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट है कि जो अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ पॉटरी, जो मतलब मृदभांड कहते हैं जिसको मिट्टी के बर्तन कहते हैं, बनाने लगा था मानव, तो वो कौन सा साइट्स था? तो वो था चौपानी मांडव यूपी। तो ये मेसोलिथिक एज में बनाने लगा था पॉटरी को। ट्रांजिशन कैसे कि जो चौपानी मांडो है वहाँ से जंगली चावल के फसलें वहाँ से साक्ष्य मिला है, मतलब कि अपने आप होने वाली जो फसल होती थी उसको वाइल्ड राइस कहते थे। चौपानी मांडो मेसोलिथिक एज बेलन यूपी से। और कोल्डीवा जो है ना, जो कोल्डीवा बताया ना यूपी का, वो वहाँ पे, और जो लहुरा देव है या वहाँ पे, ये दोनों न्यूलिथिक एज की साइड से। वहाँ आते आते क्या था कि डोमेस्टिकेटेड राइस की साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, मतलब खेती करके जो फसल उगाई जाती थी उसके साक्ष्य मिले हैं डोमेस्टिकेटेड राइस की, लहुरा देव कोल्डीवा यूपी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गंगा वैली यूपी, नोट करिएगा
गंगा वैली यूपी से। सराय नहर राय, फर्स्ट टाइम ह्यूमन बरियल शव संस्कार प्रॉपरली, मतलब कि पूर्ण रूप से जो सब संस्कार होते थे, बॉडी को जलाई जाती थी, उसके साक्ष्य हमको गंगा वैली यूपी से मिले, सराय नहर राय से। महदहा, नेक्स्ट है महदहा, यहाँ पे मल्टीपल बरियल्स के, मतलब कि एक साथ कई सबको वो किया जाता था, श्रवदान किया जाता था। महदहा, मल्टीपल बरियल्स एविडेंसेस यहीं से मिले हैं। नेक्स्ट है दमदमा, ये भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं गंगा वैली की, मेसोलिथिक एज की। दमदमा, सराय नहराए, मैं बताई दिया। सराय नहराए में एक और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे 8 चूल्हे मिले हैं, 8 चूल्हों का एविडेंसेस मिला है। 8 अर्थन हर्ट एविडेंसेस यहीं से मिले हैं। कहाँ से? सराय नहराए, गंगा वैली, यूपी से। सराय नहराए में और इम्पोर्टेंट है जो आपकी एग्जाम में है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वही फैक्ट्स बताऊंगा और अदर कोई फैक्ट्स नहीं याद करना है आपको। तो सराय नहराए में काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि जो पोस्ट होल है ना, जो स्तंभ गर्थ, मतलब पोस्ट होल, मतलब कि ऐसे समझिए जो खंबा गाड़ने के लिए जो गड्ढे किए जाते थे, उसके भी साक्ष्य हमें सराय नहराए से मिले हैं। तो सो टेम्परेरी सेमी टेम्परेरी हाउस के एविडेंसेस हमको कहाँ से मिले? सराय नहराए, मेसोलिथिक एज, यूपी। टेम्परेरी मतलब और क्या है, गड्ढे किस लिए कर रहे हैं? कहीं ना कहीं घर बनाने के लिए करते होंगे। टेम्परेरी होगा या सेमी टेम्परेरी होगा, तो उसके जो साक्ष्य हमको पोस्ट होल के कहाँ से मिले? सराय नहराए, यूपी। अच्छा, पहले जो मानवीय आक्रमण के साक्ष्य कहाँ से मिले? मतलब कि इंसान लड़ाई भी करना, लड़ाइयाँ भी होती थी, आक्रमण थे, तो अगर इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? वो भी सराय नहराए, यूपी से मिले। कैसे? कि जो ह्यूमन स्केलेटन है ना, जो कंकाल है जो मिले हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट को, सराय नहराए, यूपी से, उसमें क्या है ना, कुछ घाव मिले इनके शरीर पे, कुछ घाव मिले, जिससे पता चलता कि इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी मेसोलिथिक एज में आते आते। तो फर्स्ट ह्यूमन क्या कहते हैं आक्रमण, कॉन्फ्लिक्ट का एविडेंसेस कहाँ से मिला है? सराय नहराए, यूपी से। नेक्स्ट है कि 4 मतलब जो 4 बॉडीज थी ना, उनको एक ही कब्र में दफनाया जाता था, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमको? सराय नहराए, यूपी से। 4 बरीड इन वन ग्रेवयार्ड, तो वो उसके एविडेंसेस सराय नहराए, यूपी से। नेक्स्ट है जो महदहा है ना, जो यूपी का, वो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। वहाँ से कम्युनिटी हर्ट के एविडेंसेस मिले, मतलब कि सामुदायिक चूल्हों के साक्ष्य हमको वहीं से मिले हैं। कम्युनिटी हर्ट के, स्लॉटर हाउस के मिले हैं। मैन विद वुमेन बरियल, ये इंपॉर्टेंट है, आदमी के साथ महिलाओं को भी बरी किया जाता था एक ही कब्र में, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? महदहा, यूपी से। अब यहाँ से इसका ये मतलब नहीं है कि सती प्रथा, कुछ लोग सोचेंगे कि सती प्रथा हो गया, कि प्रचलन स्टार्ट हो चुका हो, तो सती प्रथा यहाँ नहीं, वो आगे है, जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कहीं कहीं पे एक साथ जब लोग हस्बैंड और वाइफ मर जाते थे, डेथ होती थी, तो उनको एक ही कब्र में मतलब वो कर दिया जाता है, ग्रेवयार्ड कर दिया जाता था, तो उसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिले? महदहा, यूपी से। नेक्स्ट है दमदमा से, क्या इंपॉर्टेंट है? दमदमा, यूपी से। दमदमा से 41 से जो मानव कंकाल के एविडेंसेस वहीं से हमें मिले हैं। दमदमा फ्लैक्स्ड बरियल है, मतलब जो बॉडी थी उनकी ना, जो उनकी जो डेड बॉडी थी, उनको मोड़ कर, जो उनके पैर होते थे ना, उनको फोल्ड करके, मतलब उनके पैरों को छाती तक लाकर फोल्ड करके दफनाया जाता था। इसके भी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। अच्छा, मेसोलिथिक आज जानते हैं 3 प्रकार के बरियल होने लगे थे, मतलब एक्सटेंडेड बरियल जो सीधा लिटाकर बरी कर दिया जाता था, फ्लैक्स्ड बरियल जो लेग को फोल्ड करके, जो कि हमको दमदमा से मिला है साक्ष्य, और जो प्रोन बरियल होता था जो पेट के बल, उसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो दमदमा से फ्लैक्स्ड बरियल के एविडेंसेस मिले हैं यूपी से। नेक्स्ट है दमदमा, यूपी से। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है कि जो एलिफेंट टीथ था ना, जो हाथी दांत के, उससे लोग अपने आभूषण बनाने लगे थे, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो एलिफेंट टीथ ऑर्नामेंट एविडेंसेस ऑल्सो फाउंडेड फ्रॉम दमदमा, यूपी। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात से कैमल बोन, जो ऊँट की जो हड्डियाँ होती थी, उसके एविडेंसेस मिले हैं। कहाँ से? कनेवल, गुजरात। कनेवल एक साइट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं मेसोलिथिक एज की। तो गुजरात से कैमल बोन एविडेंसेस फ्रॉम कनेवल, गुजरात। और जब आगे पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो उसमें भी देखेंगे जो हड़प्पा का जो कालीबंगा साइट है, वहाँ से भी हमको कैमल बोन के एविडेंसेस मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको रिमेंबर रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आगे देखेंगे न्यूलिथिक एज को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूलिथिक एज, नवपाषाण युग। इसको एक नाम याद रखिएगा, जो गॉर्डन चाइल्ड हैं, एक व्यक्ति थे गॉर्डन चाइल्ड, उन्होंने क्या बोला था न्यूलिथिक एज के बारे में कि इस युग को बोला था कि ये रिवोल्यूशनरी युग है, क्रांतिकारी युग है। अकॉर्डिंग टू गॉर्डन चाइल्ड, दिस एज वाज नोन एज रिवोल्यूशनरी इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव विकास में एक क्रांतिकारी युग है न्यूलिथिक एज, बिकॉज फॉर फर्स्ट टाइम ह्यूमन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन। क्योंकि न्यूलिथिक एज आते आते पहली बार जो है ह्यूमन जो है अन्न को उगाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो न्यूलिथिक एज में देखेंगे कि उनके जो लाइफ सब्सिस्टेंस कैसा था, जो फूड था, लोग किस पे डिपेंड करते थे। तो अब खेती होने लगी थी, तो एग्रीकल्चर, जिसमें राइस, व्हीट, बार्ले। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल होता था, काऊ, सिप, गोट। काफ़ी बार पूछा है कि काऊ न्यूलिथिक एज में कौन से जानवर पाले जाते थे, तो काऊ, सिप, गोट याद रखिएगा। और मिल्क क्यों पाला जाता था? क्योंकि मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट का यूज़ करने के लिए।
हंटिंग होती थी, बिल्कुल फिशिंग भी थी, कंटिन्यू थी। अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस फ्रॉम बता ही दिया था कि जो राइस की जो पहला साक्ष्य हमें लाहौरा दे यूपी बस्ती से ही मिला है। शेल्टर कैसा था? परमानेंट सेमी परमानेंट हाउसेस थे, मड हाउसेस, कच्चे मकान बनाते थे यहाँ के मानव। और जो हट्स था, जो झोपड़ियाँ थी, वो सर्कुलर और रेक्टेंगुलर प्रकार की थी। एग्जाम्पल चौबानी मांडो यूपी। टूल्स कैसे थे? पॉलिश्ड हैं, बताया था कि न्यूलिथिक के जाते थे, वेल पॉलिश टूल्स बनने लगे थे, औजार बनने लगे थे जो कि पत्थर के हुआ करते थे। सोशल लाइफ क्या था? सेटल लाइफ थी, गांव का विकास हो चुका था। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछता है कि फाउंडेशन ऑफ ए विलेज का एविडेंसेस कहाँ से मिला है हमको, तो कौन से है? ऑप्शन रहता है पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। तो एग्जाम आपका आंसर होगा न्यूलिथिक एज में हमको सेटल गांव का विलेज का एग्जाम्पल मिलता है। पॉटरी मध्य के भी एग्जाम्पल यहीं से मिलते हैं हमको। अच्छा, पॉटरी हैंडमेड थी और मैनमेड दोनों थी। हैंड हाथों से बनाई जाती थी, या मानव उसको अपने वर्क से उसको बनाता था पॉटरी को। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स की, इनको देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान वाला एरिया है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट है। उसको एक्सकेवेट कराया था जीन फ्रांकोइस गैरिज। जीन फ्रांकोइस जैरिज, इनका नाम याद रखिएगा। सिक्कल टूल्स यूज़ होते थे इसमें। बुफलो का प्राचीन साक्ष्य हमको यहीं से मिलता है, भैंस का। कहाँ से? मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। पोस्ट होल के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो जो अर्लीस्ट जो डेंटिस्ट्री जो एविडेंसेस है ना, डेंटिस्ट का जो साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, वो भी मेहरगढ़ से। दांत पर जो ना, मतलब यहाँ से जो कुछ साक्ष्य मिले, दांत पे छेद किए हुए मिले हैं, कि मतलब कि यहाँ पे लोग, मतलब यहाँ पे डेंटिस्ट्री की भी शुरुआत हो चुकी थी। कहाँ से? न्यूलिथिक एज, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से। आर्टिशन केव था, कारीगर की गुफा थी। मतलब कि यहाँ पे क्या था? एक गुफा थी जहाँ पे कई सारे कारीगर होते थे जो अपनी कारीगरी करते थे, तो उसके भी एग्जाम्पल मिले हैं। फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है कई बार कि कपास का, जो कॉटन का एग्जाम्पल पहली बार कहाँ मिला, तो हमको न्यूलिथिक एज में मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला। फर्स्ट टाइम कॉटन एविडेंसेस यहीं से मिला है। एंशियंट मड ब्रिक, मतलब कच्ची ईंटों से बना घर के भी एविडेंसेस हमको यहीं से मिले हैं। और राना कुंडी है, नेक्स्ट जो है राना कुंडी, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक एज की। वहाँ एक चीज़ और नोट करिए कि जो मेहरगढ़ है ना, जो मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान है, वहाँ से घोड़ों के जबड़ों की भी साक्ष्य मिले, मतलब हॉर्स जॉ एविडेंस है ऑल्सो एक्सकेवेटेड फ्रॉम मेहरगढ़ बलूचिस्तान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है राना कुंडी, नोट करिएगा राना कुंडी। नेक्स्ट है लिंग सुगूर कर्नाटका, इंपॉर्टेंट है, न्यूलिथिक साइट है। नेक्स्ट है बुर्ज होम कश्मीर, बुर्ज होम कश्मीर। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें थोड़ा नोट करेंगे। ये कौन सी रिवर पे है? तो रिवर है चेनाब रिवर, चेनाब। एक्सकवेशन कराया था टी एन खजंची। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें कि जो पहली बार है ना, फर्स्ट साइट मैन बरिल विद डॉग, मानव को कुत्तों के साथ दफनाया गया था। इसके भी साक्ष्य सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं? वो बुर्ज होम कश्मीर न्यूलिथिक की साइट है। तो इससे क्या पता चलता है? आर्कियोलॉजिस्ट ने इंटरप्रेट किया कि कुत्तों को इतना, मतलब ज़्यादा वो लगाव हो गया था कि इंसान के साथ ही दफना दिया जाता था डेथ होने पे। और जो हरप्पा जो है रोपर साइट है, ऑल्सो भी इसी टाइप के हमें साक्ष्य देखने को मिलेंगे। इंदस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे कि वहाँ पे भी मानव के साथ कुत्तों को दफनाने का प्रमाण मिलता है। और यहीं से बुरजहोन कश्मीर से ही रेड और लाल गेरू रंग से जो बॉडी होती थी ना, डेड बॉडी होती थी जो दफनाई जाती थी, उसको लाल रंग से उसको पोता जाता था, लगाया जाता था, फिर उसको दफनाया जाता था। तो इसके भी साक्ष्य को यहीं से मिले हैं। और यहीं से हमको बुरजहोन कश्मीर से हार्वेस्टिंग की प्रकार के भी साक्ष्य हमको यहीं से मिले। टाइप्स ऑफ हार्वेस्टिंग कैसे की जाती थी, कटाई कैसे की जाती थी, उस समय का मानव कैसे करता था, उसके भी साक्ष्य हमको यहीं से मिले। हाथ से करता था और औजारों से करता था, टूल से। इसके भी साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? न्यूलिथिक एज, बुरजहोन कश्मीर। एनिमल हॉर्न फिगरीन्स के भी साक्ष्य हमको मिले हैं, मतलब कि एक जानवर मिला है जो जिसके सिंग हैं, मतलब जिसको देवता की श्रेणी में रखा जाता है, वो भी हमको न्यूलिथिक एज से ही मिला है, बुरजहोन कश्मीर से ही। डॉग बरियल के भी एविडेंसेस हमको यहीं से मिले हैं, बुरजहोन कश्मीर से। डॉग बरियल का मतलब कि कुत्तों को भी दफनाने का प्रचलन था इस समय पे, उसके भी साक्ष्य हमको बुरजहोन कश्मीर से मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे गुफा करल कश्मीर इंपॉर्टेंट है। पिट ड्वेलिंग, यहाँ पे जो है पिट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। पिट ड्वेलिंग मतलब जमीन में गड्ढा करके घर बनाने की तकनीक को भी यहीं से स्टार्टिंग की गई थी, बुरजहोन कश्मीर। इसके भी साक्ष्य हमको मिले हैं न्यूलिथिक एज के बुरजहोन गुफा करल साइट से, गुफा करल कश्मीर से पिट ड्वेलिंग की साइट मिले हैं। ऐसा ही कोई करता है कि जो ठंड में बनाते थे, ठंड से बचने के लिए, मतलब गड्ढा करके घर बनाना। तो गुफा करल कश्मीर याद रखिएगा। गुफाकरल कश्मीर से इंपॉर्टेंट है। एक और इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट है कि बोन नीडल एविडेंसेस यहीं से मुमकिन है, मतलब कि जो हड्डी की जो बनी सुई होती थी, तो उसके साक्ष्य भी प्राचीन साक्ष्य हमको यहीं से मिले हैं, गुफाकरल कश्मीर से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट है, इंपॉर्टेंट है कोल डीवा यूपी।
अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ राइस जो मैं बताया था कि न्यूलिथिक एज आते आते हैं उस एग्रीकल्चर सेटअप हो जाता है, तो प्राचीन जो चावल की साक्ष्य हमको कोल्डीवा यूपी से मिले हैं। मेहरगढ़ से अर्लीस्ट प्रिमिटिव कैटल एविडेंसेस यूज फॉर एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई, जो पशु होते थे उनको यूज़ किया गया खेती में, उसके भी एविडेंसेस हमको मेहरगढ़ यूपी से मिले, मेहरगढ़ से मिले हैं। चौपानी मांडो यूपी ओनली साइट्स फ्रॉम वेयर ऑल 3 टाइप्स ऑफ एज टूल्स एविडेंसेस फाउंड, मतलब ये चौपानी मांडो एकमात्र ऐसा साइट है, इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र ऐसा है जहाँ से तीनों पेलोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज सभी एज के जो टूल्स हैं वो यहीं से मिले हैं हमको, कहाँ, चौपानी मांडो यूपी। नेक्स्ट साइट है, इंपॉर्टेंट है, चिरान बिहार, चिरान बिहार। यहाँ से क्या है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स टूल्स हैं, जो हड्डी के बने औजार हैं, वो एक्सकेवेट किए गए हैं न्यूलिथिक एज के। और ताराडी नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट साइट है, ताराडी बिहार, ये भी बिहार में है, पूछता है चिरान और ताराडी तो बिहार। नेक्स्ट है झारखंड, बरूडिच, झारखंड बरूडिच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट साइट्स है, ईस्टर्न की कुछ साइट है, असम, असम में नोट करेंगे, दाओजली हार्डिंग, दाओजली हार्डिंग, सरुतरु असम, जतिंगा असम। नेक्स्ट है तेलंगाना, उतनूर, अच्छा इंपॉर्टेंट, उतनूर इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, उतनूर पूछा कि कहाँ की साइट है, तो जो न्यूलिथिक एज साइट है उतनूर, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश, पिरुलियल, पिरुवियल पल्लवई तरवे, आंध्र प्रदेश पिरुवियल पल्लवई तरवे। नेक्स्ट है कर्नाटका, बुडीहल, कोडीहल, कुपगल, संगाकल्लू, बुडीहल, कोडीहल, कुपगल, संगना कल्लू। तो ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं न्यूलिथिक एज की, इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट करेगा, कई बार एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट और हैं, उनको नोट डाउन कर लिए कि जो पहियों का जो आविष्कार है ना, जो व्हील्स का डिस्कवर, वो लेटर न्यूलिथिक एज में होने लगता है। और जो पॉटरी है, हमारे मृदभांड है, बताया था कि अर्लीस्ट एविडेंसेस कहाँ से मिले, चौपानी मांडो यूपी से मिले। और जो पॉटरी, जो मृदभांड है, जो मिट्टी के बर्तन है, उस डिज़ाइन किया हुआ, मतलब जो चौपानी मांडो से मिला है उस पर डिज़ाइन नहीं है, लेकिन जो बुर्ज होन कश्मीर है वहाँ से डिज़ाइन किए हुए पॉटरी मिले हैं, मृदभांड मिले हुए हैं। तो ये रिमेंबर रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इंपॉर्टेंट साइट्स, टूल्स, लाइफ सब्सिस्टेंस, और जो साइट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिए कि कौन से एज की कौन से साइट्स हैं, और जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स बताए उनको याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में पूछना है। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस से उठा के देखिएगा, अभी मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं उनको भी देखेंगे, उनको आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो इनको आप याद करिए, रिवाइज करिए, मैक्सिमम टाइम रिवाइज करिए, तभी लर्न होगा, डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में। ये कुछ हम क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे कि हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ द आदमगढ़ रॉक शेल्टर इन द मेसोलिथिक पीरियड, बता दिया है। टीनी स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड आर कॉल्ड, बता ही दिया। तो आप इनको सॉल्व करिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा, और जितना भी बताया उसको याद कर लेगा। भीमबेटका इन मध्य प्रदेश कहाँ, कौन सी साइट है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन है, कुछ प्रारूप दिए हैं कि मतलब हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि पेपर में क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के हैं। तो इनको रिमेंबर रखिएगा और रिवाइज करिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रिप्लाई करिएगा। और नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी है उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसमें भी मैं उसका रिप्लाई दूंगा। आपके जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो ये हमारी आज की क्लास थी, एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास 3 थी, स्टोन एज। अब हम आगे न्यूलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के आगे का हम देखेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, उसको भी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। एनी क्वेरी प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।